वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाया था, आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेकर चले हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और एसेसरी ऑर्गन से कंसिस्ट है। ये जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं, इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी हैं और एसेसरी के रूप में कुछ ग्लैंड्स हैं। तो इस जगह पर जो है जिस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिस्टमेटिकली स्टडी किया वन बाय वन, उसी प्रकार से यहाँ भी हम देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कंसिस्ट होता है वो बना हुआ होता है कैसे। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो कंसिस्ट ऑफ में हम सबसे पहली बात ये करते हैं बच्चे कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसमें होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं और वो अरेंजमेंट जो है एक सिस्टम का निर्माण करता है जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है इसके एग्जाम्पल में ओवरी जाता है ना, ओवरी आता है। ओवरी क्या है हम थोड़ा देर में हम लेटर ऑन आपको समझा रहे हैं बच्चे, ठीक है। दूसरा है इसमें जो है जो दूसरा ऑर्गन भाग लेंगे, दूसरे पार्ट जो भाग लेंगे जो इस सिस्टम को निर्माण करेगा, उनमें जो है कॉमनली यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजिना है ना, एटसेट्रा, ठीक है बच्चे, ये सब जो है आते हैं। और अगर तीसरी बात कीजिए कुछ ग्लैंड्स का, तो ग्लैंड्स भी इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि बर्थोलिन ग्लैंड, जैसे कि मैमरी ग्लैंड। ये सब जो है ग्लैंड एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंसिस्ट करने के लिए एसेसरी के रूप में क्या है, इन्वॉल्व है। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरी किसको कहते हैं। हमारे पास बच्चे एक हेडिंग है भी, ओवरी किसको कहते हैं। ये ओवरी पेयर इन नंबर होते हैं। एक ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऐसा ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल है अंडोजनन के लिए, अंडा का उत्सर्जन के लिए, या रिलीज ऑफ एग के लिए। रिलीज ऑफ एग के इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशंस कहते हैं, समझे बच्चे। तो ये जो ओवरी है ये पेयर इन नंबर होते हैं। इसके साइज की अगर हम बात करें तो 8 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा इसकी लंबाई होती है और इसका शेप जो होता है वो आलमंड्स की तरह होता है। तो हम एक जनरल इंट्रोडक्शंस के रूप में कहेंगे कि इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। शेप के आधार पर बात करें तो इसको कहेंगे कि हम आलमंड शेप है, ठीक है बच्चे, है ना। और ये पेयर इन नंबर होते हैं, पेयर इन नंबर होते हैं। अब बॉडी के अंदर जो इसका पोजीशंस है वो पोजीशन ये है कि ये विद इन एब्डोमिनल रीजन रहते हैं। एक्चुअली में उस रीजन को हम पेल्विक रीजन कहते हैं। तो इसमें हम कहेंगे इट इज प्रेजेंट विद इन द पेल्विक रीजन। ये पेल्विक रीजन में जो है क्या होते हैं, है ना, प्रेजेंट होते हैं। ये ओवरी बॉडी के वॉल से कुछ ट्रांसपेरेंट सेल से लटका पड़ा होता है, अटैच्ड होता है। ये कुछ ट्रांसपेरेंट सेल को हम मेसेंट्रीज का नाम देते हैं और अल्टीमेटली उसको हम मेजोवेरियम कहते हैं। यानी कि ये जो मेजोवेरियम है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंगिंग द ओवरी विद द वॉल ऑफ द बॉडी। उसको हम क्या कहते हैं, मेजोवेरियम कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो क्या कहेंगे, ये मेजोवेरियम एक मेसेंट्रीज है ना, मेजोवेरियम ये सेल हैं, ट्रांसपेरेंट सेल हैं जो उस ओवरी को हैंग करवाने में क्या करता है ना, मदद करता है या हैंग करवा के रखता है उस ओवरी को, ठीक है बच्चे। एक बात और हम आपको कहते हैं कि ये जो ओवरी है सिर्फ बॉडी के वॉल से अटैच नहीं होता, ये यूट्रस की दीवार से भी अटैच होते हैं। और जो भी सेल्स, जो भी मैसेंट्रीज एक्ट करता है इन बिटवीन द ओवरी एंड द यूट्रस, उसको मेजोवेरियम नहीं कहते हैं, उसको ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। दोनों अंतर समझ के रहिएगा, उसको हम ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट, ओके बाबू, है ना। एक ओवरी जो रिस्पॉन्सिबल है एग को रिलीज करने के लिए, उस एग को कलेक्ट किया जाता है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। चलिए हम स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा शायद बातें, ठीक है बच्चे।
सपोज कर लीजिए ये एक आलमंड शेप छोटा सा ओवरी है और ये जो है इस प्रकार के जो हमने मेसेंट्रीज दिखाए हैं जो क्या है मेसोवेरियम है, ठीक है बच्चे। और ये जब अंडे को रिलीज करता है कौन, ये ओवरी, तो उस अंडे को कलेक्ट करता है फैलोपियन ट्यूब। Fallopian tube is an elongated structure, elongated tube-like structure actually, which is responsible for collecting the egg, which is released by the ovary. ये जो elongated tubular structure है बच्चे, इस elongated tubular structure को कुछ हम इस प्रकार से ड्रॉप करते हैं, इस elongated tubular structure को कुछ इस प्रकार से ड्रॉप करते हैं। जब ऐसा हम ड्रॉप करते हैं तो देखते हैं कि ये जो elongated tubular structure है, ये elongated tubular structure का ये अंतिम भाग, ये लास्ट पार्ट फनल शेप्ड है, थोड़ा चौड़ा है, वाइडेस इसकी क्या है ज़्यादा है ना, ये फनल शेप्ड है। ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है इस जगह पर, इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम इनफंडिबुलम कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम इनफंडिबुलम कहेंगे। एक्चुअली में ये जो लेंथ है ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ये लेंथ, ये मिडिल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम एम्पुला के नाम से जानते हैं। और जो एम्पुला का शुरुआती भाग है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो चौड़ा है, फनल शेप्ड है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। इसकी मतलब इसके बाद का जो पार्ट होगा उसको आप क्या कहेंगे, एम्पुला कहेंगे। सही बच्चे, इस एम्पुला का जो लास्ट छोर होता है ना, लास्ट छोर जो होता है, जैसे सपोज कर लीजिए लास्ट छोर जो होता है, इस लास्ट छोर को हम इस्थमस कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। बच्चा जब एक एग को रिलीज किया जाएगा तो वो एग को कलेक्ट किया जाता है और भेज दिया जाता है किसके पास, ये फैलोपियन ट्यूब के पास, जिसमें एम्पुला वो रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। ये इनफंडिबुलम जो पार्ट है, इस अंडे को सक्शन पाइप की तरह लेने के लिए, ताकि ये अंडे रिलीज होने के बाद इधर उधर ना जाए, एब्जॉर्ब करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए अपने इस टर्मिनल भाग में कुछ मॉडिफिकेशन लाता है। और ये मॉडिफिकेशन जस्ट लाइक ए फिंगर, ताकि इसको चारों तरफ से कवर करके जो अंडा इससे रिलीज किया गया है उसको कैच कर पाए। तो बच्चे ये जो फिंगर लाइक अपीयरेंस शो ऑफ करता है, ये फिंगर लाइक अपीयरेंस कुछ इस प्रकार से शो ऑफ करता है। और ये फिंगर लाइक अपीयरेंस जो होते हैं, इस फिंगर लाइक अपीयरेंस को हम फिम्बरी कहते हैं। इस फिंगर लाइक अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं बच्चे, फिम्बरी कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। ये इनफंडिबुलम है ना, और ये क्या हो गया, फिम्बरी। उसके बाद फिर एम्पुला मिला और फिर आपको क्या मिलेगा, इस्थमस मिलेगा। जनरल इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं हम, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब का ये जो अंतिम भाग है, ये अंतिम भाग कुछ फिर इस प्रकार की संरचना का निर्माण करेगा, ठीक है बच्चे। ये जो संरचना है ना, इस संरचना का जो निर्माण हुआ है ये एक्चुअल में यूट्रस है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। ये यूट्रस जो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन कहा जाता है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, लेकिन जाइगोट आकर इसके दीवार के साथ क्या करेगा, चिपकेगा। ये जो यूट्रस होते हैं ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है बच्चे। और ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड जो स्ट्रक्चर है जिसको ओवरी कहते हैं, ये ओवरी 3 तरह के लेयर से मिलकर बना हुआ है। उनमें से जो सबसे बाहरी लेयर है उसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, उसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। ये पेरीमेट्रियम थिक होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं और वास्कुलराइज्ड होते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद फिर एक लेयर आता है और उस लेयर को हम मेजोमेट्रियम कहते हैं, उसको हम मेजोमेट्रियम कहते हैं। ओके बच्चे,
या ऐसा कीजिए, इसको लेबल कुछ इधर कर दीजिए। जो सबसे बाहरी वाला लेयर हुआ, इसको क्या नाम दिया है ना, लेट मी, यहाँ फीमेरी, सबसे बाहर वाला जो दीवार है इसका नाम आपने दिया पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। और इसके अंदर एक और दीवार है जिसको हम क्या कहते हैं, मेजोमेट्रियम। सुन बाबू, ठीक है। और इसके अंदर फिर एक और लेयर है, ये लेयर हाईली फोल्डेड होते हैं। इस फोल्डेशंस को कुछ हम इस प्रकार से दिखा रहे हैं। ये हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर जो क्या है, ये इंडोमेट्रियम है। ये क्या है, इंडोमेट्रियम है। इसको हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। इस हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर में ही एक्चुअली में आकर ये स्पॉन्जी होते हैं, आकर जो है इम्प्लांटेशन होता है। एक यूट्रस का ये जो अपर भाग है, ये जो अपर पार्ट है, टॉप मोस्ट पार्ट को हम फंडस कहते हैं, जो स्लाइटली बल्जिंग आउट, ऊपर की तरफ निकला हुआ, उभार की तरफ होगा, इसको हम फंडस कहते हैं। ओके बच्चे, है ना। एक यूट्रस का जो कनेक्शन है इस फेलोपियन ट्यूब के साथ, जस्ट लाइक इस तरह का कनेक्शन फिर इधर भी होएगा, है ना। आप अंडरस्टूड करके इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। अब एक यूट्रस का ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी कि ओपनिंग है एक तरह का एक यूट्रस में। इस जगह पर एक ओपनिंग है बच्चे, इस ओपनिंग को हम सर्विक्स कहते हैं, इस ओपनिंग को हम सर्विक्स कहते हैं। और इस सर्विक्स के ऊपर एक ओपनिंग होता है और एक नीचे ओपनिंग होता है। ऊपर वाले ओपनिंग को हम एक्सटीरियर ऑरिफाइस कहते हैं और नीचे वाले को हम इंटीरियर ऑरिफाइस कहते हैं। ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग जाकर एक फ्लैशी स्ट्रक्चर में जाकर फिर खुलता है। इस फ्लैशी स्ट्रक्चर को हम वजीना कहते हैं। ये फ्लैशी स्ट्रक्चर जो वजीना है, ये फिर आगे जाकर एक ओपनिंग पोर के द्वारा क्या होते हैं, बाहर खुलते हैं। और इस पोर को हम वेजाइनल ऑरिफिस या नहीं तो वेजाइनल पोर का नाम देंगे, नहीं तो वेजाइनल पोर का नाम दें। ओके बच्चे, है ना। ये वेजाइनल पोर का जो अगला हिस्सा है, ये एक्चुअली में एक बहुत ही ज़्यादा पतला थीन मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसको हम हाइमेन कहते हैं। ये हाइमेन वर्जिन जो फीमेल होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर द कॉपुलेशंस के बाद ये हाइमेन क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए अगर कोई वर्जन नहीं है तो ये हाइमेन नहीं पाया जाएगा उसमें, है ना। ये एट द टाइम ऑफ द कॉपुलेशंस इट विल बी ब्रेक और मे बी ब्लड विल रिलीज। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये कॉपुलेशन में ही टूटता है, साइकिलिंग में, जंपिंग में, ठीक है, हेवी लोड वगैरह में भी कभी कभी ये हाइमेन टूट जाते हैं। इसीलिए हाइमेन का प्रेजेंट होना एक वर्जिनिटी की पहचान है, ऐसा कॉन्सेप्ट लेके हम नहीं चलेंगे, बट इट इज़ प्रेजेंट इन ए वर्जिन फीमेल। इस जगह पर एक कनेक्शंस और हम दिखाते हैं कि ये जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ, ये ओवरी इस यूट्रस के साथ। और इस कनेक्शन को हम ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। और ये ओवरी इस प्रकार के मैसेंट्री से बॉडी ऑल के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। उस कनेक्शंस को हम मेजोवेरियम कहते हैं, जो थोड़ा देर पहले समझाया आपको, इसको हम मेजोवेरियम कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब आइए हम इस ओवरी का
इंटरनल स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, जो हमको काफ़ी कुछ समझने में मदद करेगा। बिकॉज इस ओवरी का हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर के अध्ययन करेंगे तो क्या क्या पाते हैं। एक ओवरी बाहर की तरफ से एक लेयर के द्वारा घिरा होता है और इस लेयर को ट्यूनिका एल्ब्यूजिना कहते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना कहते हैं। ओके बच्चे, ठीक है। एक ओवरी का जो बाह्य क्षेत्र है, ये एक्सटीरियर रीजन जो है, ये एक्सटीरियर रीजन को हम, ये एक्सटीरियर रीजन कॉर्टेक्स है जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। उसके अंदर जो ये जगह है, ये क्षेत्र है ना, इसको हम मेडुला बोलते हैं। ये आउटर रीजन क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं, जो इसके अंदर पाया जाता है। ये जो मेडुलरी रीजन है, ऐसे हम हाइपोथेटिकली दिखा देते हैं बच्चे, ये मेडुलरी रीजन अलग अलग कलर भी दे दिया। ये जो मेडुलरी रीजन है, ये आरियोलर टिश्यू से बना होता है। ये मेडुलरी या मेडुला इज कंसिस्ट ऑफ आरियोलर टिश्यू। ओके, इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं और ये सारे सेल आपस में ग्रुप में होते हैं, समूह में होते हैं। इस समूह, ये इमैच्योर सेल जो इस ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये प्राइमरी फॉलिकल से जो ग्रुप ऑफ इमैच्योर सेल, आउट ऑफ विच वन सेल विल बी मैच्योर इन ए मंथ। एक महीना में एक ही सेल मैच्योर होगा और फर्दर फिर दूसरे महीने में दूसरा सेल मैच्योर होगा। इस तरह से कंटिन्यूटी चलते रहेगी। एक महीने में एक सेल जो मैच्योर होगा वो डिफरेंट टाइप के स्टेज से होते हुए गुजरते हैं और तब जाकर महीना में एक दिन एक अंडा को रिलीज किया जाता है। वो स्टेजेस कैसा होंगे, अभी आप थोड़ा सा फिगर में समझने की कोशिश कीजिए। ये तो प्राइमरी फॉलिकल हुआ। जब इसकी स्टेजेस शुरू होते हैं तो नेक्स्ट फिगर, इनमें से कोई एक सेल सपोज कर लीजिए मैच्योरिटी की ओर ट्रांसफ़र कर रहा है, तो जो सेल मैच्योरिटी की ओर ट्रांसफ़र करेगा वो साइज में थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चे, बड़ा हो जाएगा। तो ये एक सेल है जिसको हम रेडिंग से दिखाया है, ये साइज में बड़ा हो रहा है। उसके साथ और जो सेल हैं वो सब प्रेजेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि वो सब जो है हट जाएंगे वहाँ से, है ना। वो सब सेल क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे। फिर जो है ये नेक्स्ट स्टेज आएगा और इस नेक्स्ट स्टेज में ये जो सेल हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया है फॉर द ओवुलेशंस, इसको हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे, एग अभी नहीं कहेंगे। यानी सेल से सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा जो और भी ज़्यादा सेल का साइज में क्या करेंगे, वृद्धि कर देगा, ठीक है ना। और ये अपने चारों तरफ कुछ और सेल को क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। अचीव कर लेंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आएगा जिसमें एक स्ट्रक्चर का और फॉर्मेशन होगा। उस स्ट्रक्चर को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। बच्चे उस ग्राफियन फॉलिकल अगर यहाँ बनाएंगे तो काफ़ी छोटा होगा और वो आपको समझने में कम आएगा। इसीलिए हम यहाँ एक डायग्राम खींचते हैं जो इसके बाद वाला स्टेज है। इसमें एक सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होंगे सेंटर में। इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ इस प्रकार के सेल के समूह, ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। समझिए, एक ग्रुप ऑफ सेल यहां प्रेजेंट होते हैं। इस ग्रुप ऑफ सेल को डिस्कस प्रोलीजेरस कहते हैं। यानी ये जो सेल हुआ ये आपका क्या हो बच्चा, सेकेंडरी oocyte, और इसके चारों तरफ जो सेल जुड़े हुए हैं इस सेल को हम
क्या बोलेंगे, डिस्कस प्रोलीजेरस, है ना, प्रोलीजेरस सेल। ठीक है बच्चे, ये डिस्कस प्रोलीजेरस सेल ये एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है। ये संरचना एक्चुअली में एक और संरचना के अंदर पाया जाता है। तो उस और एक संरचना को हम ड्रॉ अप करने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए कि वो एक और संरचना ये है, इस संरचना के अंदर ये स्ट्रक्चर क्या है, या इस स्ट्रक्चर के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना बाबू। ये जो संरचना है ये भी है ना ग्रुप ऑफ सेल है। यहाँ ये बहुत सारे सेल आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हैं, और जुड़ने के बाद इस तरह से जो है एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया है। और इस स्ट्रक्चर का निर्माण में यहाँ पर कैविटी का फॉर्मेशन होता है। इस जगह पर कैविटी का फॉर्मेशन होता है, इसे ये कैविटी का फॉर्मेशन किया। यहाँ सिंगल लेयर के सेल का अरेंजमेंट नहीं रहता, और भी सेल पाए जाते हैं, है ना, और भी सेल की ग्रुपिंग होती है। इस प्रकार से और भी सेल की ग्रुपिंग होती है बच्चे। ये और भी सेल की जो ग्रुपिंग हुई है, इसमें से एक लेयर को हम एक्सटीरियर और दूसरी को हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर बोलेंगे, याद रखिएगा। इस आउटर लेयर को हम थीका एक्सटर्ना कहेंगे, और इस इनर लेयर को हम थीका इंटरना कहेंगे, समझिए। और ये दोनों लेयर को हम कलेक्टिव फॉर्म में अगर एक साथ बोलना चाहते हैं तो इसको हम मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा कहते हैं। मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ओके बाबू। ये जो कैविटी का फॉर्मेशन हुआ, इसके कारण और इसके कारण, इस कैविटी को हम एंट्रम कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। और इस कैविटी के अंदर यानी इस एंट्रम के अंदर विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। और उस विस्कस फ्लूइड जो प्रेजेंट होते हैं, उस विस्कस फ्लूइड को हम लिकर फॉलिकुली कहते हैं, लिकर फॉलिकुली कहते हैं। समझ बच्चे। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी oocyte डिस्कस प्रोलीजेरस सेल के साथ मिलकर बनाया है। ये एक्चुअली में हैंग करता है, लटकता है इस दीवार से, जिसको आप क्या कह रहे हैं, मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा कहते हैं। तो इस कनेक्शन में इसमें कुछ सेल भाग लिए हैं, कुछ सेल भाग लिए हैं जो इस स्ट्रक्चर को हैंग करा के रखता है इस स्ट्रक्चर के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हैंग करा के रखा है, ये जो संरचना है बच्चे, इस संरचना को हम जर्म हील के नाम से जानते हैं, जर्म हील के नाम से जानते हैं। इसको क्यूमुलस ओफोरस कहते हैं, क्यूमुलस ओफोरस कहते हैं। ठीक है जी, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यूमुलस ओफोरस ये वो संरचना है जो इसके बाद का यहाँ स्टेज आएगा। इसीलिए अब यहाँ बनाने के बाद हम यहाँ बना रहे हैं ताकि आपको स्ट्रक्चर जल्दी समझ में आए। तो सपोज कर लेते हैं हम, है ना, कि ये वो सेकेंडरी oocyte था, और इस सेकेंडरी oocyte से बाहर ये जो है वो सेल थे जिसको हम डिस्कस प्रोलीजेरस कहते हैं। और इसके बाहर ये जो संरचना है, ये संरचना, ये एक्चुअली में क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा कहेंगे। और यहाँ पर कैविटी का निर्माण हुआ है। जब ये स्टेज के बाद कैविटी का निर्माण हो जाए तो इस स्ट्रक्चर को हम ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। एक साइंटिस्ट का नाम से लिया गया बच्चे। तो ये ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हुआ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कैविटी, और दैट कैविटी इज नेम्ड बाय द एंट्रम which is filled by a viscous liquid named by liquor folliculi। समझे बच्चे, है ना। अब अगला जो स्टेज है इसमें, वो स्टेज कुछ इस प्रकार से कि आपका जो ये संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है,
ये ब्रस्ट करता है, ब्रेक करता है, ये टूटता है। टूटने के बाद इस सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है। इस घटना को, इस प्रक्रिया को हम ओवुलेशंस कहेंगे। तो इस जगह पर एक प्रक्रिया होगी जिसको आप क्या कहेंगे बच्चे, ओवुलेशंस कहेंगे। और इस ओवुलेशंस में दैट सेकेंडरी oocyte विल बी रिलीज फ्रॉम दिस ओवेरियन फॉलिकल। ये रिलीज होएगा बच्चे, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएंगे। सेकेंडरी oocyte इज जस्ट द अर्लियर स्टेज ऑफ एग ओवुलेशंस के दौरान। ओवुलेशंस में जो निकलता है वो अंडे नहीं निकलता, क्या निकलता है बच्चे, सेकेंडरी oocyte निकलता है। इट इज जस्ट वन स्टेज बिफोर द एग फॉर्मेशन, इसके बाद एग फॉर्मेशन होगा, है ना। और ये जब निकलता है तो इस प्रकार से रप्चरिंग होती है ना, किसमें, ओवेरियन फॉलिकल में। ये बाहरी लेयर है जिसको आप मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। ये रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल को 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। वो स्टेज क्या है, आइए आपको हम दिखाते हैं। अगर प्रेगनेंसी को अचीव कर लिया है, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो ये संरचना मॉडिफाइड करेगा, बदलेगा, अपने अंदर बदलाव लाएगा। ठीक है बाबू ना, अपने अंदर बदलाव लाएगा। और बदलाव लाने के तत्पश्चात ये जो संरचना है, थोड़ा देर के लिए भी यहाँ पर एक स्टेज है बच्चे। जब ऐसा होता है, जब ये फटता है और ये अंडे रिलीज होती है, तो बहुत वेरी लिटिल अमाउंट में ब्लड रिलीज होती है। इसीलिए इस स्टेज को हम कॉर्पस हीमोरैजिकम कहते हैं। कॉर्पस हीमोरैजिकम, ओके बच्चे, है ना। अगर प्रेगनेंसी अचीव कर लिया तो ये अपने अंदर बदलाव लाता है और इस स्टेज में आते हैं। इस स्टेज को हम कॉर्पस, ये फर्स्ट स्टेज हुआ बच्चे, ये सेकेंड स्टेज, इसको हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं, अगर प्रेगनेंसी अचीव किया, फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो एक्ट्स एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्ट्स एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड फॉर गिविंग द हार्मोन जिसको हम प्रोजेस्टेरोन वगैरह कहते हैं। और ये एक टेम्पररी ग्लैंड की तरह काम करेगा, परमानेंट ग्लैंड नहीं है ये। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी को अचीव नहीं किया, तब ये कॉर्पस लूटियम जो है वो डीजेनरेट्स कर जाएगा। तो ये हो गए थर्ड स्टेज। और ये जो थर्ड स्टेज है, इस थर्ड स्टेज को हम कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। कॉर्पस एल्बिकन्स, ओके बाबू, ये थर्ड स्टेज। तो एक बार फिर हम आपको ओवरव्यू दे दें। जो ये इसका बाहरी लेयर है वो लेयर ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहलाता है। ये बाहरी जोन कॉर्टेक्स है जो रेटिकुलर टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, और ये अंदर वाला जोन क्या है, मेडुला है जो आर्युलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। इसके अंदर इस प्रकार के ग्रुप ऑफ सेल पाए जाते हैं जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। एक्चुअली में यही प्राइमरी फॉलिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन द एग। एक्चुअली में इसमें से एक प्राइमरी फॉलिकल्स हर महीने में एक ठो मैच्योर होगा और वो स्टेज वाइज सेकेंडरी oocyte का निर्माण करेगा, फिर ये ग्राफेन फॉलिकल बनाएगा। ग्राफेन फॉलिकल क्या है कि एक सेकेंडरी oocyte के इस स्ट्रक्चर में कैविटी का फॉर्मेशन होना, एक ग्राफेन फॉलिकल कहलाएगा। अगर ये ग्राफेन फॉलिकल का अगला स्टेज क्या होगा कि ये रप्चर करेगा, और ये रप्चर करेगा, ये टूटेगा। चूंकि इस टूटने में थोड़ा सा ब्लड रिलीज होता है, इसलिए इस स्टेज का नाम रखा है कॉर्पस हीमोरैजिकम। यहाँ सेकेंडरी oocytes रिलीज आउट हो गया, इसको हम ओवुलेशंस कहते हैं। इट इज जस्ट इवेंट बिफोर द एग, यानी कि ये जो अंडे के रूप में जो निकाले हैं, एक्चुअली ये अंडा नहीं, क्या है, सेकेंडरी oocyte है। ये जस्ट बिफोर है किसका, अंडे का, है ना। अगर फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, देन ये स्ट्रक्चर, ये टूटा हुआ ग्राफेन फॉलिकल्स विल चेंज इनटू ए कॉर्पस ल्यूटियम, जो एक तरह का टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करेगा और हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करेगा। अगर प्रेगनेंसी को अचीव नहीं करता तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स कर जाएगा, जिस स्टेज को हमने क्या कहा है, कॉर्पस एल्बिकन्स कहा है।
ये बाबू ओवरऑल आपके सिलेबस के अनुसार ओवरी के संबंध में मैंने आपको कहा।